हमारे इस यूनिवर्स में हर दिन अजीबोगरीब घटनाएं घटती रहती हैं। इनमें से कुछ घटनाएं इतनी ज़्यादा अजीब और मिस्टीरियस होती हैं कि इनके बारे में सुनकर हमारा इनके ऊपर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। और हमारी आज की मॉडर्न फिजिक्स और साइंस के पास भी इन घटनाओं का कोई जवाब नहीं है। तो आज हम ब्रह्मांड की एक ऐसी ही जगह के बारे में और ब्रह्मांड की सबसे मिस्टीरियस जगहों में से एक जगह जिसका नाम है ब्लैक होल, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं कि ब्लैक होल होते क्या हैं और ये बनते कैसे हैं। कोई भी स्टार जिसका मास 20 से लेकर 15 सोलर मासेस, 1 सोलर मासेस इज इक्वल टू 1.989 इंटू 10⁻³ किलोग्राम्स, जो कि हमारे सन के मास के बराबर है, और उसके कोर का मास 2.5 सोलर मासेस यानी कि हमारे सूरज से तकरीबन 2.5 गुना ज़्यादा भारी होना चाहिए, तभी वो स्टार एक ब्लैक होल बन सकता है। वरना या तो ये एक न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा या तो एक वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। जब स्टार्स अपने लाइफ स्पैन के लास्ट स्टेजेस पर होते हैं तो ये धीरे धीरे एक्सपैंड होकर एक रेड सुपर जायंट का रूप ले लेते हैं। रेड सुपर जायंट स्टार धीरे धीरे एक्सपैंड होता जाता है और अपने अंदर मौजूद सारे फ्यूल्स को धीरे धीरे खोने लगता है। सारे स्टार्स अपनी हीट और लाइट को एक प्रोसेस जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से जानते हैं, इसी प्रोसेस के चलते अपनी हीट और लाइट को बनाए रखते हैं। इस प्रोसेस के दौरान हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हीलियम में कन्वर्ट होते हैं और हीट और लाइट एनर्जी रिलीज करते हैं। जब इस स्टार के सारे फ्यूल्स खत्म हो जाते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है जब ये स्टार अपने कोर की ग्रेविटी में कोलैप्स होने लगता है और आखिरकार एक सुपरनोवा में कन्वर्ट हो जाता है। एक सुपरनोवा के दौरान स्टार एक भारी मात्रा में हीट और एनर्जी रिलीज करता है और अपने सारे मैटर्स को स्पेस में बिखेर देता है, और बचता है तो इसका डेंस कोर, जो अपनी ग्रेविटी में कोलैप्स होकर एक ऐसे पॉइंट में आकर सीमित हो जाता है जिसे हम ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी के नाम से जानते हैं। इस पॉइंट में मास और ग्रेविटी दोनों ही इनफाइनाइट हो जाते हैं और यहीं से बनता है एक ब्लैक होल। ब्लैक होल के आसपास मौजूद सारे पार्टिकल्स जैसे कि स्टेलर डस्ट, स्नो, गैसेस और डेब्रीज इसके आसपास घूमने लगते हैं और एक एक्सेलरेशन डिस्क का निर्माण करते हैं। यहाँ तक कि फोटॉन्स, जो कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, क्वांटम फिजिक्स में फोटॉन्स लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को कैरी करते हैं, वो भी इसके आसपास घूमने लगते हैं और एक फोटॉन स्फीयर का निर्माण करते हैं। ब्लैक होल की बाउंड्री, जो कि फोटॉन स्फीयर के बाद होती है, उसे हम इवेंट हॉराइजन के नाम से जानते हैं। उसके बाद आती है ब्लैक होल की शेडो और आखिर में सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी ब्लैक होल का सेंटर होता है जहाँ पर ग्रेविटी और मास इनफाइनाइट हो जाते हैं और यहाँ से लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती। ब्लैक होल के स्ट्रक्चर को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ इस तरह का होता है ब्लैक होल का स्ट्रक्चर। ब्लैक होल के 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है स्टेलर ब्लैक होल, दूसरा होता है सुपरमैसिव और तीसरा होता है इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स। स्टेलर ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं इसके बारे में हमने अभी अभी जाना, लेकिन सुपरमैसिव ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं इसका जवाब विज्ञान के पास अभी नहीं है। हो सकता है आने वाले भविष्य में हमें इसके बारे में पता चल जाए, लेकिन फ़िलहाल तो हमारे पास इसके बारे में सिर्फ थ्योरीज हैं। तो अब बढ़ते हैं आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरफ। आज से सालों पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा स्पेस टाइम के बारे में हमें सब कुछ बता दिया। आइंस्टाइन का कहना था कि हम टाइम को सिर्फ एक इल्यूजन समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पेस टाइम पूरे यूनिवर्स में एक शीट की तरह फैला हुआ है और ये सारे यूनिवर्स और सारे डायमेंशंस को अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं। हम टाइम को देख नहीं सकते और ना ही हम इसके आगे पीछे जा सकते हैं, लेकिन हम टाइम को महसूस ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि हम 3rd डायमेंशन में रहने वाले जीव हैं और टाइम एक 4th डायमेंशनल चीज़ है। आज से सालों पहले लोग ये समझते थे कि यूनिवर्स की सारी जगहों पर टाइम एक ही स्पीड से चलता है, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस बात को नकारा और उन्होंने बताया कि इस यूनिवर्स में टाइम एक ही स्पीड से नहीं चलता, बल्कि यूनिवर्स की अलग अलग जगहों में अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से टाइम अलग स्पीड से चलता है। टाइम को अफेक्ट कर सकती हैं तो सिर्फ 2 ही चीज़ें, एक स्पीड और दूसरी ग्रेविटी। ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे ज़्यादा ग्रेविटी वाली जगह है तो वो है ब्लैक होल, और सबसे ज़्यादा स्पीड अगर किसी चीज़ की है तो वो है लाइट की। इस यूनिवर्स का एक लॉ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज़ नहीं जा सकता, लेकिन अगर हम ये करने में कामयाब हुए तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले भविष्य में हम पृथ्वी पर ही टाइम मशीन बनाने में कामयाब हो जाएं। रिलेटिविटी के हिसाब से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से चले तो उसके लिए टाइम दूसरे ऑब्जेक्ट्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ऐसा करने के बारे में सोचना भी नामुमकिन सा लगता है। लेकिन
अभी भी हमारे पास एक ऐसी चीज़ और एक ऐसी जगह मौजूद है जिसे हम एज अ नेचुरल टाइम मशीन भी यूज़ कर सकते हैं, और वो है ब्लैक होल। आइंस्टाइन ने यह भी बताया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा हो जाए तो उसकी ग्रेविटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मास और ग्रेविटी ब्लैक होल्स में होती है, और जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी उसके लिए टाइम उतना ज़्यादा धीरे चलेगा। तो ब्लैक होल के आसपास अगर हम जाकर कुछ समय बिता कर आएँ तो हमारे लिए धरती के मुकाबले टाइम काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगा। अगर हम वहाँ पर कुछ घंटे या फिर कुछ दिन बिता कर आएंगे तो धरती के शायद 7 से लेकर 10 साल या फिर 100 से लेकर हज़ारों सालों तक का समय बीत चुका होगा। लेकिन ऐसा कर पाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि हमारा सबसे नज़दीकी ब्लैक होल हमसे तकरीबन 1000 लाइट ईयर्स दूर टेलीस्कोपियम कॉन्स्टलेशन में स्थित है। तो दोस्तों, ये थी बात रिलेटिविटी के बारे में। अब हम जानेंगे कि अगर हम किसी ब्लैक होल के अंदर चले गए तो क्या होगा। ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद हमारे साथ क्या होगा, इसके बारे में हमारे पास कोई सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात तो साफ है कि ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद हमारा जिंदा रहना तो नामुमकिन है। लेकिन हम फिर भी अगर ऐसा मान लें कि हम किसी भी तरह बचते बचाते ब्लैक होल की बाउंड्री यानी इवेंट होराइजन को क्रॉस कर गए तो हमारे साथ क्या होगा। जैसे हम ब्लैक होल की बाउंड्री यानी इवेंट होराइजन को क्रॉस करेंगे, हमारी बॉडी लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड से ब्लैक होल के सेंटर की तरफ चली जाएगी। आखिर में हम एक ऐसी जगह पर जाके पहुंच जाएंगे जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, और इस जगह पर ना ही टाइम का कोई अस्तित्व होता है और ना ही स्पेस का। यहाँ हमारे सारे फिजिक्स के लॉस काम करना बंद कर देते हैं। यहाँ दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हमारे लिए समय हमेशा के लिए रुक जाएगा और हम एक जगह पर हमेशा के लिए फ्रीज होकर रह जाएंगे, या फिर हम इस ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी में जाकर इस ब्लैक होल का पार्ट बनकर हमेशा हमेशा के लिए अंधकार में समा जाएंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमारे साथ ऐसा भी हो। अगर हम किसी इलेक्ट्रिकली चार्ज ब्लैक होल के अंदर कूद जाएं, जो कि घूमते भी हैं, हम शायद ब्लैक होल के अंदर से घुसकर दूसरी तरफ से वार्म होल से निकलेंगे, जो कि दूसरे यूनिवर्स का भी रास्ता हो सकता है। वार्म होल्स या व्हाइट होल्स ब्लैक होल के जस्ट अपोजिट होते हैं। ब्लैक होल सारी चीज़ों को अपने अंदर खींचता है और वार्म होल्स अपने से सारी चीज़ों को बाहर फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको इन सारी बातों में यकीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ थ्योरीज हैं। असल में क्या होगा इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। अब आप समझ ही गए होंगे कि हमारा ये यूनिवर्स कितना बड़ा, कितना मिस्टीरियस और कितना अजीब है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।